तो 2019 में 17वें लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए फिर से बहुमत में आई और बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके साथ 24 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। आज हम लोग जानेंगे कौन से कैबिनेट मंत्रियों का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि पीयूष गोयल जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आप सभी को पता होगा पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, बट उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। या तो गिरिराज सिंह जी जो कि बहुत चर्चे में रहे थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। या तो एस जयशंकर, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है। या तो ये किस सदन के नेता है। ये सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में सभी चीजों को पहले देखेंगे और अंत में एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। भारत की जो संसद है यानी जो पार्लियामेंट है, वो भारत देश की विधान पालिका की सर्वोच्च निकाय है। ये मुख्य रूप से भारत का राष्ट्रपति और 2 संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिलकर बनती है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत का संसद किसको किसको मिलकर बनता है, तो भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर ही भारत का संसद बनता है। अब भारत की चुनाव प्रक्रिया की ओर थोड़ी सी नजर डालते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और स्टेट असेंबली इलेक्शन, जिसे विधानसभा चुनाव कहते हैं। इसमें से आपको बता दूं कि ये जो लोकसभा चुनाव है और जो विधानसभा चुनाव है, वो डायरेक्टली भारत की जनता के द्वारा चुनी जाती है अपने प्रत्याशियों को। और जो लोकसभा का चुनाव है, उनमें जो नेता चुने जाते हैं उसको हम लोग एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल का जो नेता होता है, उन्हीं को हम लोग भारत का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाते हैं। यानी भारत में हाल ही में 2019 में जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जितने भी लोग चुने गए, वो सारे क्या चुने गए, एमपी चुने गए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। कितने साल के लिए चुने गए, वो सारे 5 साल के लिए चुने गए। और उनमें से जो सबका नेता होगा, यानी जितने भी एमपी है, उनका जो सर्वोच्च नेता होगा, उसे ही हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। इसके अलावा जितने भी एमपी का इलेक्शन होता है, यानी लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, उनमें चुनाव डायरेक्टली जो है जनता के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में भी, जिसे कि स्टेट असेंबली इलेक्शन कहते हैं, इसमें जो चुने जाते हैं उसको एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इनका चुनाव भी 5 साल के लिए किया जाता है और इन्हें भी डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो होता है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा की जाती है। जबकि राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें, इनमें जो चुने जाते हैं नेता, वो डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं जनता के द्वारा, बल्कि उन्हें एमएलए के द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग एमएलएज के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं ये राज्यसभा के सदस्य, जिनमें कुल 250 सीटें होती हैं। 238 सीटें जो हैं अलग अलग राज्यों के एमएलए के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, जबकि 12 सीटें जो हैं स्पेशली जो है आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल्स के लिए जो है वो अपॉइंट की जाती है, उनमें से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोगों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया को समझ लिया, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुमत दल का नेता बना, वो भारत का प्रधानमंत्री बना। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। अब इनमें से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उनको देखेंगे, पर पहले जान लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन से मंत्रालय जो है वो अलॉट किए गए, या उनके पास कौन से मंत्रालय रिजर्व हैं। तो उनके पास कार्मिक विभाग यानी पेंशन, लोक शिकायत यानी पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन मंत्रालय, ये सारे जो है उनके पास जो है पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन जो मंत्रालय, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास रिजर्व है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग भी उनके पास है और अंतरिक्ष विभाग भी उनके पास है। अब आगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र है। अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कैसा प्रमुख होता है, तो ये भारत सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री जो है देश का वास्तविक प्रमुख होता है।
जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है और 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ये गुजरात के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी न कभी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो आपको बता दूं 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे यानी सीएम थे, बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कौन से हैं? मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा बता दूं नरेंद्र मोदी इनमें से एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म जो है 1947 से बाद है। आज तक ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनका जन्म जो है 1947 के बाद हुआ है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अब हम लोगों ने प्रधानमंत्री के पास कौन से मंत्रालय है ये भी देख लिया, उनका निर्वाचन क्षेत्र देख लिया, वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। अगर आप शौकीन एक प्रधानमंत्री बनने की तो मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। अच्छा, उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है प्रधानमंत्री को? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत जो है एक प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पे बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 16 वर्ष 9 महीने 11 दिन तक वो अपने पद पे बने हुए थे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सबसे कम समय तक अपने पद पे बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा भारत में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी, महिला रक्षा मंत्री, तो वो भी इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन थी, महिला वित्त मंत्री, तो वो भी इंदिरा गांधी थी। बट ये पूर्णकालीन नहीं थी। पूर्णकालीन कौन बनी है? वो है निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिए इनमें बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा राजीव गांधी भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे। तो पूछा जाए सबसे कम आयु के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो है राजीव गांधी जी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनके लिए क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए मैंने वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका अलग से पीडीएफ बना दिया है। आपको खास चीजें क्या मिलते हैं इसमें? 1000 से ज्यादा प्रश्नों का आपको कलेक्शन मिल जाता है। साथ में ये सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू की तरह मिल जाते हैं ताकि इजिली आप रिवाइज कर सके एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू की टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में मिल जाते हैं ताकि जिस मीडियम के भी बच्चे हो इजिली रिवाइज कर सके। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न है और आपको मंथ वाइज ये सारे प्रश्न मिल जाता है। मंथ वाइज का क्या फायदा है? जैसे लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात आ रही है तो बहुत सारे दोस्त को क्या करना चाहिए कि पहले लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन उनको करना चाहिए करंट अफेयर्स का, फिर 8 मंथ करना चाहिए अगर टाइम बचता है तो, और अगर और टाइम बचता है तो उनको लास्ट 12 मंथ का थ्रू आउट द ईयर का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप दिसंबर से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे ऊपर जाते रहिए, दिसंबर नवंबर इस तरह से ऊपर जाते रहिए। तो इस तरह के प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको मंथ वाइज सारे करंट अफेयर्स मिल रहे हैं और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। ये भारत के कितने नंबर के रक्षा मंत्री है? भारत के 27वें नंबर के रक्षा मंत्री है। अच्छा, रक्षा मंत्री का काम क्या होता है? रक्षा मंत्री का काम होता है भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है, यानी इंटरनल जो है सुरक्षा को बनाए रखने का काम होता है। राजनाथ सिंह जी की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, यानी इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लखनऊ इनका निर्वाचन क्षेत्र है। लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए कुछ और प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जी भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है पूर्णकालीन? तो वो थी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण 26वें नंबर की रक्षा मंत्री, 27वें नंबर के रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये पूछ भी लिया गया कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अभी कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा? गांधीनगर, गुजरात। ध्यान रखिए। और ये हमारे कौन है? अभी गृह मंत्री है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के संबंधी विषयों को देखरेख करने का काम होता है किसका? गृह मंत्रालय का। ये कितने नंबर का गृह मंत्री है? यानी होम मिनिस्टर है। भारत के 29वें यानी 29 नंबर के होम मिनिस्टर है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो हम लोगों ने देख लिया इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। ध्यान रखिए, निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, गुजरात।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी वर्तमान में क्या है, सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अलावा सूक्ष्म लघु व मझले उद्योग मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, नागपुर, महाराष्ट्र इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा बता दूं कि 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले ये पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। कौन, नितिन गडकरी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीवी सदानंद गौड़ा। थोड़ी सी फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय हम लोगों को देखने हैं। डीवी सदानंद गौड़ा की बात करते हैं, इनके पास कौन से मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र कौन सा है, निर्वाचन क्षेत्र बेंगलुरु नॉर्थ, कर्नाटक जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र यानी निर्वाचन क्षेत्र है। आगे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज भी करेंगे, सो आप तैयार रहिए चीजों के लिए। इसके अलावा बता दूं कि वर्ष 2020 का जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। बहुत सारे दोस्त की ये परेशानी है कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनके लिए खास ये पैकेज है। इनमें 1000 से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, साथ में सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिल जाते हैं ताकि एग्जाम में भी आपके एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, इसलिए आप रिवाइज कर सके। साथ में ये सारे प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ मिल जाते हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ सके और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सके इजिली सभी चीजों को। इसके अलावा ये सारे जो है सिलेक्टेड प्रश्न है और खास चीज ये क्या है कि ये सारे प्रश्न आपको मंथ वाइज मिल जाते हैं। जैसे कुछ दोस्तों का अगर मानना है कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप पहले क्या करें, लास्ट 6 मंथ की तैयारी करें, फिर 8 मंथ की बढ़ाकर करें और लास्ट में जो टाइम मिले तो 12 मंथ की तैयारी आप कर ले। ठीक है, तो दोस्तों के लिए ये आसानी हो जाएगी कि मंथ वाइज ये दिसंबर से शुरुआत करें, धीरे धीरे करके ऊपर जाते रहे ताकि आप एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप चाहे तो इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उनके पास है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय भी उनके पास है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी का। ये कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास है, संचार मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। इनकी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पटना साहिब, बिहार में जो है पटना साहिब जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री थावर चंद्र गहलोत की। इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। ये राज्यसभा सांसद है और इसके अलावा बता दूं कि ये लीडर ऑफ राज्यसभा भी है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। ये हमारे विदेश मंत्री हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तो गुजरात राज्यसभा से ये बिलोंग करते हैं, ये राज्यसभा सांसद है। इसीलिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया, जब राज्यसभा के होंगे तो वो किसी भी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध नहीं होगा, उनका संबंध क्या होगा, उस स्टेट से डायरेक्टली होगा, क्योंकि इनको चुना किसके द्वारा किया गया है, इनका चुनाव उस स्टेट के एमएलएज के द्वारा किया गया है। इसलिए आपको जब भी किसी राज्यसभा सांसद की बात करेंगे तो वो हमेशा स्टेट के बारे में होगा, ना कि किसी खास जगह के बारे में होगा। और अगर कोई एमएलए डायरेक्टली कोई मंत्रालय संभाल रहा है तो उनका कोई निर्वाचन क्षेत्र होगा स्पेशल, यानी किसी भी जगह का। जैसे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्पेशल जगह है, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर, इनसे संबंध है किसका, श्री नरेंद्र सिंह तोमर का। बट ये अगर राज्यसभा में रहते तो डायरेक्टली सिर्फ क्या होता, मध्य प्रदेश होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट संभाल रहे हैं और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। अब एक खास चीज ध्यान रखिए, हाल ही में क्या आई, निप 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की। इस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या हुआ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसे पहले MHRD के नाम से जाना जाता था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नया नाम क्या रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नया नाम रखा गया। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं श्री अर्जुन मुंडा के बारे में। अर्जुन मुंडा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो खुंटी झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा को हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी चुना गया है। सो अगर एग्जाम में पूछा जाए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है तो श्री अर्जुन मुंडा जी। इसके अलावा बता दूं कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है यानी हेल्थ मिनिस्टर अगर पूछा जाए कौन है तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी है। इनके अगर निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो चांदनी चौक नई दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मृति जुबिन ईरानी की। स्मृति जुबिन ईरानी, इनको महिला और बाल विकास मंत्रालय अलॉट किया गया है, साथ में कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया इनके कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, तो अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बढ़ते और बात करते हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में। इनके पास पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी है। इनके निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्यसभा से ये हमारे चुने गए हैं। चूंकि ये राज्यसभा से हैं तो डायरेक्टली इनके आगे स्टेट लगा हुआ है, ध्यान रखिए, कोई खास जगह नहीं है, स्टेट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्री पीयूष गोयल जी। इनके पास रेल मंत्रालय है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है। इसके अलावा हाल ही में इनको एक और मंत्रालय सौंपा गया। कौन सा मंत्रालय, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। तब तक मैं आगे पढ़ता हूं कि हाल ही में पीयूष गोयल जी को एक और अतिरिक्त प्रभार दिया गया किस मंत्रालय का। चलिए फटाफट बताते रहिए, मैं आगे बताता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात करते हैं। इनके पास पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है और इस्पात मंत्रालय है। इनके अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो देवगढ़ उड़ीसा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। देवघर नहीं है, ध्यान रखिए, देवगढ़ है। देवगढ़ उड़ीसा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। देवघर जो है वो झारखंड में है, जबकि देवगढ़ जो है वो उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के। ये हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो झारखंड राज्यसभा के ये सांसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री महेंद्रनाथ पांडे जी की। महेंद्रनाथ पांडे जी के पास कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, चंदौली उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। महेंद्रनाथ पांडे जी। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी जी। इनके पास कौन सा है, कोयला मंत्रालय है, खान मंत्रालय है और संसदीय कार्य मंत्रालय है। इसके अलावा इनके अगर बात करें कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इनका धारवाड़ कर्नाटक जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी इसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे है, धारवाड़ कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री गिरिराज सिंह के बारे में। इनके पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय है। रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र यानी इनका कौन सा है निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका है कौन सा, बेगूसराय जो बिहार में है इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ध्यान रखिए इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, बेगूसराय बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। जल शक्ति मंत्रालय हमारे मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे जल शक्ति मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, जोधपुर राजस्थान इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि श्री पीयूष गोयल जी को हाल ही में कौन सा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उनका जो अतिरिक्त प्रभार है वह हाल ही में पीयूष गोयल जी को दे दिया गया। यानी अब पीयूष गोयल जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे तीनों मंत्रालय किनके पास है, अब पीयूष गोयल जी के पास है। तो चलिए फटाफट एमसीक्यू के लिए आप तैयार होंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपने कितने का सही उत्तर दिया है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने कितना सीखा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो सही उत्तर इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो सही उत्तर है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, नितिन जयराम गडकरी जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो सही उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जयराम जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, सदानंद गौड़ा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सदानंद गौड़ा जी का निर्वाचन क्षेत्र है बेंगलुरु। आप एक काम कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के साथ अगर आपको इजी लगता है, आपके लिए एग्जाम में सही मायने में तैयारी करना है, तो पहले प्रश्न से आप शुरू कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये लिखना है, राजनाथ सिंह जी
कौन से मंत्री हैं, साथ में ये लिखना है कि उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आप एक बार करके देखिए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स पे क्या करना है, राजनाथ सिंह जी लिखना है, साथ में आपको लिखना है इनके पास कौन सा मंत्रालय है और ये इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, करके आप फटाफट मुझे कमेंट कीजिएगा सारे का। तो हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया अमित शाह जी के बारे में। नितिन गडकरी जी का निर्वाचन क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। अगला बात कर रहे थे सदानंद गौड़ा जी के निर्वाचन क्षेत्र की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है बेंगलुरु नॉर्थ। अगला है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो कर्नाटक इनका निर्मला सीतारमण जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगले बात करते हैं रामविलास पासवान जी की पार्टी कौन सी थी, क्योंकि हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान जो है पार्टी के अध्यक्ष बन गए। तो उनकी पार्टी कौन सी थी, तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी उनकी पार्टी थी और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, जो कि अभी कौन संभाल रहे हैं तत्काल में, अभी संभाल रहे हैं हमारे श्री पीयूष गोयल जी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना। अगले बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो पटना साहिब बिहार रविशंकर प्रसाद जी का निर्वाचन क्षेत्र है। आगे हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है हरसिमरत कौर बादल जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है बठिंडा, जो कि पंजाब में है। आपको बता दूं कि इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था, बट हाल ही में ये मंत्रालय किसको दे दिया गया, नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। यानी अभी वर्तमान में इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। इनका कहाँ है निर्वाचन क्षेत्र था, बठिंडा पंजाब। और हमारे नए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि थावरचंद गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो सही उत्तर है इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, मध्य प्रदेश। ये हमारे राज्यसभा सांसद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विदेश मंत्री अभी कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, गुजरात। अगला प्रश्न रमेश पोखरियाल निशंक, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। अगला प्रश्न अर्जुन मुंडा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो खुंटी कान झारखंड, और ये हमारे कौन से मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और हाल ही में इनको आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। बात करते हैं स्मृति ईरानी जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है, किनका, स्मृति ईरानी जी का। अगला प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली, और ये हमारे कौन से मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री है हमारे। अगला प्रश्न प्रकाश जावड़ेकर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये राज्यसभा के सांसद है मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पीयूष गोयल जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है, महाराष्ट्र के नागपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न मुख्तार अब्बास नकवी जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है झारखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रहलाद जोशी जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो प्रहलाद जोशी जी का निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। ये हमारे संसदीय मामले कोयला वन खनन मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न है अरविंद गणपति सावंत जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुंबई दक्षिण, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न कि गिरिराज सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो बेगूसराय इनका निर्वाचन क्षेत्र है, बेगूसराय बिहार, और ये मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न गिरिराज सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, माफ कीजिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जोधपुर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो है निर्वाचन क्षेत्र, और ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, ये जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला है महेंद्र नाथ पांडे जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है चंदौली उत्तर प्रदेश, और ये कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। इसके अलावा वर्ष 2020 के जनवरी से अभी तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने डाउनलोड किया, उनको बहुत फायदा हुआ, आप भी फायदा ले सकते हैं। और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि पीयूष गोयल जी के पास कौन सा मंत्रालय है और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।